गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था अपने शासक और इतिवृत्त। और इस चैप्टर की अपने 3 क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास अपने स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया अपने कि जहांगीर की वह पत्नी कौन सी थी जिसका उल्लेख सिक्कों पर भी मिलता है। मतलब जहांगीर की एक रानी थी, एक बेगम थी जिसका उल्लेख जो है वो जहांगीर के काल में जो सिक्के चलाए गए उन पर मिलता है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, वह ईरानी थी और दूसरा विवाह हुआ था उसका जहांगीर के साथ में। ये लो, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस रानी का क्या नाम था। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। देखो, पदवियां, उपहार और भेंट। देखो, पदवियां, उपहार और भेंट। पदवियां का मतलब हो गया भैया कोई पदवी, कोई उपाधि। उपहार का मतलब हो गया राजा को दिए जाने वाले उपहार या राजा को दिए जाने वाले गिफ्ट। भेंट का मतलब अपनी खुशी से कोई राजा को कोई मान लो कोई कुछ भी दे दे, अपने कोई हरा चीज़ है, कोई अपने अनाज वगैरह है, कोई अपने सब्जियां वगैरह है, खुशी से मतलब राजा को कोई भी आप अपनी खुशी से अगर कोई चीज़ दे रहे हो मिलने के उपलक्ष्य में तो उसको बोलते हैं अपने भेंट। तो देखो अपने पदवी। पदवी क्या होती है भैया? ये पदवी किस समय दी जाती थी? जब राजा का क्या होता था, राज्याभिषेक होता था। मतलब जब कोई नया राजा बनता था तो उसको पदवी दी जाती थी। जैसे अपने बात करें बाबर था, बाबर को अपने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। औरंगजेब शासक बना था, उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। कई और भी जैसे अपने मेवाड़ महाराणा की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है? उपाधियां है। तो ये उपाधियां कब दी जाती थी? उसके राज्याभिषेक के अवसर पर या फिर विजय के अवसर पर दी जाती थी। मतलब जैसे आपने किसी राजा को हरा दिया, पराजित कर दिया, तो आपने उसके ऊपर विजय किए, विजय के उपलक्ष्य में आपको उपाधि दी जाएगी। जैसे सलीम है भैया, सलीम का वास्तविक, इसका जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था लेकिन इसको जहांगीर के नाम से जाना गया है, ठीक है। अपने शाहजहां जो था, शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम लेकिन इसको शाहजहां की क्या थी? एक प्रकार से पदवी मिली हुई थी, एक उपाधि मिली हुई थी। ये किस उपलक्ष्य में मिलती थी? या तो आप शासक बन रहे हो, राज्याभिषेक हो रहा है उस उपलक्ष्य में, या फिर आपने किसी के साथ में कोई विजय किए, किसी युद्ध में आप विजयी हुए हो। मिर्जा राजा की पदवी जो है वो जय सिंह और जसवंत सिंह, ये 2 शासक थे भैया, इनको दी गई थी मुगल काल में। और कौन से शासक ने दी थी? अपने औरंगजेब ने दी थी। मिर्जा राजा कहा गया है जय सिंह और जसवंत सिंह को। जय सिंह तो थे अपने आमेर के शासक और जसवंत सिंह थे अपने जोधपुर के शासक। इनको औरंगजेब जो है, इस औरंगजेब ने इनके कार्यों से प्रसन्न होकर इनको कौन सी उपाधि दी? मिर्जा राजा की। इसके अलावा यह पदवी जो है वो कभी कभी पैसे देकर भी प्राप्त की जाती थी। जैसे एक व्यक्ति था, इसका नाम था मीर खान। इसने अपने नाम के पहले ए लगवाया था, अमीर खान इसने अपना नाम करवाया था। और इसके लिए इसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए क्या दिए थे? उपाधि, उपहार के रूप में दिए थे कि आप मेरे को ये उपाधि दो। मतलब कई बार क्या होता था, जिसके पास में कोई उपाधि नहीं होती वो क्या करते थे? पैसे देकर भी उपाधि प्राप्त करते थे। इसके अलावा उपहारों में पदवी हो गई। उपहार क्या होते हैं? उपहार का मतलब हो गया राजा को कोई भेंट देना या राजा के द्वारा किसी को भेंट देना, राजा के द्वारा किसी को कोई गिफ्ट देना, राजा के द्वारा खुशी से किसी को सम्मानित करना, वो क्या हो गया? उपहार। तो उपहारों में देखो एक तो आता है जामा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने खिल्लत। ये एक प्रकार से पहनने का एक वस्त्र होता है। इसको पहले बादशाह पहनता है और फिर बादशाह जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को इसको सौंप देता है उपहार के रूप में। और इसी जामा को अपने किसका प्रतीक मानते हैं? आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। अगर किसी को राजा ने जामा दे दिया तो इसका मतलब उस व्यक्ति को राजा ने क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। इसके अलावा सरपा, ये भी एक पहनने का ही है जो कहां से कहां तक होता है? सर से लेकर पांव तक पहना जाता है। इसके अलावा पगड़ी है, आभूषण है, ये सब आप लोग जानते हो। ये किस रूप में दिए जाते थे? उपहार के रूप में दिए जाते थे। तथा दरबारी जो होते थे, मतलब राजा के दरबार में जो दरबारी होते थे वो दरबारी मोटी रकम भेंट के स्वरूप में किसको देते थे? राजा को देते थे। राजा के जो दरबारी होते थे वो राजा को भेंट के स्वरूप में क्या देते थे? मोटी रकम देते थे, पैसे देते थे, धन देते थे, आभूषण वगैरह देते थे। इसके अलावा उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। अगर आप मुगल काल में किसी को उपहार दे रहे तो इसका मतलब क्या हो गया? आप उसका आदर कर रहे हो, उसका आप सम्मान कर रहे हो।
क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट था अपने पदवियां, उपहार और भेंट। ठीक है, इनमें 2-3 मेन क्वेश्चन है। ये जैसे अपने मिर्जा राजा वाला है, ये जामा सरपार, ये आपके मेन क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं भैया शाही परिवार। यहां से आपके छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सीधा आपको पूछ ले हरम क्या होता है, अगहा क्या है, मेहर क्या है, अगाचा क्या है, ये सब छोटे छोटे एक एक अंक के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं शाही परिवार की। शाही परिवार का मतलब जो राजा होता था उसका परिवार कैसा होता था, उस परिवार में कौन कौन रहते थे, किन किन को मिलाकर शाही परिवार बनता था, इन सभी के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। देखो शाही परिवार जो है इसके लिए एक शब्द काम में लिया गया है जिसको बोलते हैं हरम। और हरम कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। तो मतलब राजा का जो शाही परिवार होता था वो हरम में रहता था, और हरम जो है वो फारसी भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है वह जगह जो क्या है, पवित्र है। इसके अलावा शाही परिवार में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। बहुविवाह का मतलब राजा जो होता था उस राजा के द्वारा अनेक विवाह किए जाते थे। समझ रहे हो, मतलब अनेक सारे विवाह करना, एक या एक, दो या दो से अधिक विवाह है करना, वो क्या कहलाता है, बहुविवाह है। बेगम, शाही परिवार में बेगम भी होती थी। अब ये बेगम कौन होती है, मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्री, मतलब मुगल परिवार के अंदर किसी दूसरे शाही परिवार से आकर जो शादी करती थी उसको क्या बोलते थे, बेगम कहा जाता था। इसके अलावा दूसरा वर्ड आता है अपने अगहा। अगहा क्या है, अन्य स्त्रियां जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ हो। मतलब एक तो हो गई बेगम, इसके अलावा एक पत्नी होती थी उनको बोलते थे अगहा। अगहा किनको बोलते थे, ये ऐसी होती थी जो कुलीन परिवार मतलब संपन्न परिवार से रिलेटेड नहीं होती थी, जो शाही परिवार से रिलेटेड नहीं होती थी पत्नी ही, लेकिन ये शाही परिवार से संबंधित, कुलीन परिवार से संबंधित नहीं होती। इनको क्या कहा जाता था, अगहा कहा जाता। इसके बाद में भैया मेहर। मेहर क्या होता है, देखो जैसे अपने बोलते हैं ना दहेज, उसी प्रकार से जो मोमडन संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, उसमें दहेज को अपने किस नाम से पुकारते हैं, मेहर के नाम से पुकारते हैं। तो ये दहेज होता था और इसमें बहुमूल्य धातुएं और उपहार जो है वो विवाह के अवसर पर दिए जाते थे। इसके अलावा अगला वर्ड आता है अपने अगाचा। शाही परिवार में अगाचा भी होते थे। अब अगाचा कौन है, देखो यहां पे है अगहा और यहां पे है अगाचा। अगाचा कौन होते थे, यह भी एक पत्नी होती थी, लेकिन ये पदानुक्रम में, मतलब पद में देखे ना कि हाँ ये सबसे टॉप में, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो उस पदानुक्रम में ये सबसे निम्न दर्जे की पत्नी होती थी। एक प्रकार से कहे उप पत्नी का इसको दर्जा प्राप्त होता था। ठीक है, इसके बाद भी यह शाही परिवार जो होता उसमें गुलाम भी होते थे। और गुलाम कौन होते थे, गुलामों में स्त्री भी होते और पुरुष भी होते थे। और इनका कार्य क्या था, शाही परिवार में कोई कौशल से संबंधित, कोई बुद्धि से संबंधित कार्य करना। इसके अलावा कौशल है, बुद्धि है, या एजेंट के रूप में ये क्या करते थे, कार्य करते थे। और गुलामों में स्त्री और पुरुष दोनों होते। इसके अलावा यह नूरजहां जो है, इस नूरजहां के बाद की रानियों ने भारतीय यशोरी वित्तीय स्रोतों पर क्या रखा, नियंत्रण रखा। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी, जिसको जहांगीर ने नूर महल भी कहा था। नूरजहां इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। ये उपाधियां हैं नूरजहां, नूर महल, ये जहांगीर ने दी थी किसको, इसी को, मेहरुनिशा को। तो ये नूरजहां जो थी इसका मुगल काल में, या कहे कि जहांगीर के समय जो है वो मुगल दरबार में अत्यधिक हस्तक्षेप था। जहांगीर के समय जो वित्तीय कार्य होते थे, पैसों से संबंधित जो कार्य होते थे, उनमें किसकी भागीदारी होती थी, इसी नूरजहां की भागीदारी होती थी। और यही नूरजहां जो है वो इसके नूरजहां के बाद में भी यह जो शाहजहां की पुत्रियां थी, जिनका एक का नाम था जहां आरा, दूसरे का नाम था रोशन आरा, इनके द्वारा भी एक प्रकार से दरबारी कार्य में भाग लिया जाता था, वित्तीय कार्य में भाग लिया जाता था। जैसे जहां आरा है वो सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त करती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल काल की वह कौन सी महिला है जो सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त करती थी, तो कौन हो गई, जहां आरा। और यही जहां आरा जो है इसने कई इमारतों और बागों का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्लियर है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं भैया, शाही नौकरशाही, भर्ती प्रक्रिया और पद। मतलब राजा के पास में जो दरबार होता था, उस दरबार में जो व्यक्ति होते थे या जो नौकरशाही होती थी वो किस प्रकार की होती थी, कौन कौन होते थे, उनकी किस प्रकार से उनको पद दिए जाते थे, किस प्रकार से उनकी पदोन्नति होती, किस प्रकार से उनको ऊंचा या नीचा स्थान दिया जाता था, इन सभी के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। देखो, मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ अधिकारियों का दल था।
मतलब मेन जो थे मुगल काल में कौन होते थे, वो राजा के दरबार के अधिकारी होते थे, वही सब कुछ करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, अभिजात वर्ग कहते थे। मतलब जो अधिकारी होते थे ये उच्च परिवारों से संबंधित होते, कुलीन परिवारों से संबंधित होते थे, इनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिली होती थी, इनको मनसबदार मिला होता था, तो इसलिए इनको संक्षिप्त रूप में अपने कौन सा वर्ग कहा गया, अभिजात वर्ग कहा जाता था। अब ये अधिकारी जो होते थे इनको देखो भैया, मुगल साम्राज्य का क्या कहा जाता था, गुलदस्ता भी कहा जाता था, और ये राजा के वर्ती भी क्या होते थे, वफादार होते थे। मतलब जो अभिजात वर्ग है वो कौन होता था, मुगल काल में जो अधिकारी या दरबारी होते थे उनको अभिजात वर्ग कहते, इनको मुगल साम्राज्य का गुलदस्ता भी कहते थे, और ये राजा के प्रति क्या होते, वफादार होते। 1560 से पहले ईरानी और तुरानी शाही सेवा में रहते थे। मतलब 1560 से पहले, मतलब अकबर राजा बना था ना 1556 में, इसके 4 साल बाद में 1560 हो गए। इससे पहले 1560 से पहले मुगल काल में जो अधिकारी होते थे वो मुख्य रूप से या तो तुरानी या ईरानी होते थे, ठीक है। लेकिन 1560 के बाद में एक तो राजपूत और एक भारतीय मुसलमान जिनको शेखजादा भी कहा जाता है, इनको भी शाही सेवा में क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे शाही सेवा में शामिल होने वाला पहला अगर राजपूत शासक की बात करें तो वह कौन था, अपने आमेर का भारमल। आमेर का राजा था भारमल, जिसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में किया था सांबर में। हालांकि कई बुक में इसको जोधाबाई भी कहा गया है, लेकिन वास्तविक नाम जो था उसका क्या था, हरकाबाई था, ठीक है। 1562 ईस्वी में विवाह हुआ था, और पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों के साथ में क्या किया था, विवाह किया था। तो अकबर जो है इसने भारमल को अपनी शाही सेवा में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इसके अलावा अन्य व्यक्ति की बात करें तो अपनी किताब के अकॉर्डिंग टोडरमल जो एक खत्री जाति का था और अकबर का क्या था, ये वित्त मंत्री था, यह भी क्या था, अकबर की शाही सेवा में था। जहांगीर के समय ईरानियों को, जबकि औरंगजेब के समय मराठों को उच्च पद प्राप्त हुए। अब जहांगीर जब शासक बनाता भी, या जहांगीर के समय श्रेष्ठ पद या सबसे ऊंचा पद जो दिया जाता था वो किसको दिया गया था, ईरानियों को दिया जाता था। जबकि औरंगजेब जो था उसके समय किसको मिला था, मराठों को मिला था, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस मुगल शासक के समय मराठों को उच्च पदों पर विराजित किया गया, तो अपने क्या हो गया, औरंगजेब। अब देखो यहां पर मुगल काल में जो मनसबदार होते थे उन मनसबदारों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो जात, एक सवार, ठीक है। अब सीधा पूछ लेते जात से क्या मतलब है। जात जो है वो मनसबदार या जो अधिकारी होते थे ना, उनके पद और वेतन का सूचक था। मतलब किसका पद, कौन सा पद है और उसको कितना वेतन मिल रहा है, उसके अनुसार आइडिया लगा लेते थे कि हाँ इसकी कितनी रेपुटेशन है, इसकी कितनी इज्जत है, इसका कितना के दरबार में पद है, कितना दर्जा इसको प्राप्त है। दूसरा होता था सवार, यह घुड़सवारों की संख्या इंगित करता, मतलब यह बताता था कि मनसबदार के पास में कितने घुड़सवार है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मनसबदारों की 2 श्रेणियां बताइए, जात और सवार, ठीक है। जिस व्यक्ति को 1000 से ऊपर जात प्राप्त होती थी, ठीक है, उस मनसबदार को क्या कहा जाता था, अभिजात कहा जाता था, या उसी को उमरा, उमरा का मतलब अमीर व्यक्ति वह कहलाता था। कौन, जिसको कितने से ऊपर, 1000 से ऊपर जात प्राप्त होती थी, उस व्यक्ति को ही क्या कहते थे, अभिजात, या दूसरे शब्दों में कहे उमरा। उमरा का मतलब हो गया अमीर, ठीक है। और मनसबदारी प्रथा जो है इसको प्रारंभ किसने किया था, अपने अकबर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और इसी अभिजात का जो उल्लेख है वो एक पुस्तक है, इसका नाम है 4 चमन, या इसको 4 बाग भी कहते हैं। इस पुस्तक में इनका उल्लेख किया गया है अभिजात वर्ग का, और यह पुस्तक किसकी है, चंद्रभान नामक ब्राह्मण की है, जिसने शाहजहां के समय यह पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में अभिजात वर्ग या उमरा वर्ग का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यह जो शाही नौकरशाही होती थी उसमें मीरबख्शी नामक भी एक पद होता था। मीरबख्शी कौन होता था, यह राजा का सबसे विश्वस्त व्यक्ति होता था, एक प्रकार से कहे, जो राजा के या बादशाह के कौन सी ओर खड़ा होता था, हमेशा दाईं ओर खड़ा होता था। जैसे यहाँ राजा है, ठीक है, राजा बैठा है, तो ये किस साइड खड़ा होगा, इस साइड में खड़ा होगा, कौन, मीरबख्शी। और इसी को सबसे ज्यादा वेतन मिलता था मुगल काल में। क्लियर है। यही नियुक्ति और पदोन्नति के उम्मीदवारों को बादशाह को बताता, मतलब यही व्यक्ति जो है वो बादशाह को कहता था कि हाँ इसके पद में वृद्धि कर दो, इसको पदोन्नति दो, इसको प्रमोशन कर दो। ये सब एक प्रकार से राजा को सलाह मशवरा देने का कार्य जो करता था वो कौन करता था, मीरबख्शी करता था।
इसके बाद में एक पद और था, दीवान आला। यह कौन होता था? मुगल काल में जो वित्त मंत्री होता था उसको बोलते थे दीवान आला। इसके अलावा सदर उस सुदूर, ये देखो सारे क्वेश्चन भी यही है, पूछ लेते हैं आपको, मुगल काल में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? मुगल काल का वह कौन सा अधिकारी था जो नियुक्ति और पदोन्नति के कार्य करता था? तो सदर उस सुदूर क्या होता था? यह वह व्यक्ति होता था जो न्यायाधीश और काजियों की क्या करता था? नियुक्ति करता था। मतलब धार्मिक मामलों से संबंधित कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। और एक और होता, अब देखो इन तीनों को देखो, मीर बख्शी, दीवान आला, सदर उस सदूर, ये तीनों जो है वो राजा को एकत्रित होकर क्या देते थे? सलाह देते थे। ठीक है। इसके अलावा एक अधिकारी और है, इसका नाम है तैनात-ए-रकाब। यह कौन होता था? यह अभिजातों का एक दल था जिन्हें सैन्य अभियान का प्रतिनियुक्त किया जाता था। मतलब जब कोई सेना कहीं भेजी जाती थी आक्रमण के लिए तो उसका प्रतिनिधित्व जो है वो किसको दिया जाता था? तैनात-ए-रकाब को दिया जाता था। और वैसे इसका प्रमुख कार्य क्या था? बादशाह और उसके घराने की, मतलब उसके परिवार की, उसके हरम की दिन रात क्या करना? सुरक्षा करना। तो ये थी भैया अपने इतिहास के 9वें चैप्टर शासक और इतिवृत्त की अपने चौथी क्लास। इसके बाद में एक क्लास और होगी और आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रही नोट्स की बात, तो इसके नोट्स जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्तर पे आप तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा एकदम नोट्स की तरह ही आपको लिखाया है। थोड़ा सा बिजी हूँ, इसकी वजह से नोट्स नहीं लिखा पाऊँगा। ठीक है, दैट्स